नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा मैथ का थर्ड पेपर है। और आज हम लोगों का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 29 यानी कि लेक्चर 29। तो हम लोग पढ़ चुके थे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ गिवन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। उसका इक्वेशन निकालना हम लोगों ने सीख लिया था और उस पर हमने सवाल भी कर लिए थे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, यानी कोई भी हमें एक फैमिली का इक्वेशन दिया रहेगा, उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे। लेकिन अब जो इक्वेशन दिया रहेगा वो किस फॉर्म में दिया रहेगा? पोलर फॉर्म में, पोलर इक्वेशन। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे सारे इक्वेशन किस में थे? कार्टेशियन इक्वेशन। जैसे कि हमारा इक्वेशन होता है x² + y² = c, ये सब के सब x और y में। तो ये क्या है? इसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। x, y को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक, लेकिन जब इसको r, थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तब इसे कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट, ओके। तो जब हमारा इक्वेशन r और थीटा में हो जाए, ठीक, x जब क्या हो जाए? r और थीटा में हो जाए। मान लीजिए कि अगर दिया है r = r cos थीटा = मान लीजिए c दे दिया, कोई इक्वेशन, एक जनरल कोई सा भी इक्वेशन लिए हैं, यही टाइप हो जरूरी नहीं, लेकिन r और थीटा में ही हो, तब इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये हमारा जो इक्वेशन दिया है किस फॉर्म में दिया है? पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन नहीं, ये क्या है? पोलर इक्वेशन। क्लियर है सबको? आप लोग पोलर, हम लोगों का एक यूनिट भी है पोलर कोऑर्डिनेट। तो जो लोग पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे वो लोग अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है। देखिए उसमें क्या होता है कि हम आप लोगों को थोड़ा यहाँ इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है। यानी जैसे कि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यानी जैसे हमारा x एक्सिस, x डैश, y एंड y डैश एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। ठीक, अब इसी को अगर हम लोग एक और सिस्टम बनाएं, मान लीजिए हम बता रहे हैं, जैसे इसमें हम लोग देते थे दो परपेंडिकुलर लाइनें होती थी। क्या होती थी? दो परपेंडिकुलर लाइनें होती थी और ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करती थी हम लोग उसको क्या बोलते थे? ओरिजिन। क्लियर? ये दोनों लाइनें किस तरीके से होती थी? परपेंडिकुलर। अगर हमको इसको ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर दें तब ये जो ए बनेगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। ठीक, किस तरीके से लेते थे हम लोग? दोनों क्या हों? परपेंडिकुलर हों। ठीक, यानी कि इन दोनों के बीच का 90 डिग्री कितना हो? 90 डिग्री। तब जो हमारा सिस्टम बनता था, या जो हमारा ये फॉर्म बनता है या आकृति बनती है, सिस्टम कहने का मतलब दोनों को मिलाकर जो आकृति बनती है उसको हम लोग कहते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? जिसे हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, द्विमिमी पढ़ते थे ना, निर्देशांक जिसे कहा जाता था। ठीक, निर्देशांक तंत्र अगर पूरा बोला जाए तो। ठीक, क्लियर है? इसको समझिए। चलिए अब समझते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या होता था, कोई पॉइंट है तो उसका हम लोग पोजीशन पता कर लेते थे कि वो कितनी दूरी पे है। यानी x एक्सिस पे अगर वो कितनी दूरी पर है, y एक्सिस या y दूरी, और y एक्सिस कितना है? x दूरी पर। तो क्या लिखते थे? x, y कोऑर्डिनेट लिख देते थे इस पॉइंट का। ठीक, जहाँ पर x दर्शाता था क्या है? y एक्सिस से दूरी किसकी? पॉइंट P की। और y क्या दर्शाता था? x अक्ष से दूरी, यानी x एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना? तो और जो x, y का जो कॉम्बिनेशन बनता था उसको हम लोग बोलते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसका होता था? XY प्लेन का, XY प्लेन में। ठीक, तो इसको भी हम लोग XY प्लेन में ही डिफाइन करते हैं। ठीक, जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट होता है सिस्टम, तो उसको समझिए क्या कहते हैं हम लोग कि एक इनिशियल लाइन लेंगे और किस प्लेन में लेंगे? सेम प्लेन, और प्लेन सेम होना चाहिए। क्लियर? मान लीजिए ये प्लेन है, इसी प्लेन में अगर हमको लेना है, ठीक, तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेंगे जो कि क्या होगा? ये फिक्स्ड होगा। ठीक, यहाँ समझ लीजिए एक बात और, सेम प्लेन कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए x y z एक्सिस है
और हमने मान लीजिए एक लाइन हमने एक्स एक्सिस में ले लिया, एक्स वाई प्लेन में ले लिया, इसको पढ़ा जाता है एक्स वाई प्लेन। ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा ये एक्स वाई प्लेन है, और हमने जो पॉइंट लिया, एक फिक्स पॉइंट लेते थे, एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट लेते थे, और मान लीजिए उस पॉइंट को हमने इसमें ले लिया, तब जो सिस्टम बनेगा तब वो हमारा नहीं कहा जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है कि हम उसको लेंगे किस में, सेम प्लेन में, या तो एक्स वाई प्लेन में ले लें या तो एक्स जेड में। अगर एक्स जेड में लेंगे तो एक्स भी जो हमारा इनिशियल लाइन होगा, जिसको जो फिक्स्ड लाइन रहती है उसे इनिशियल लाइन बोला जाता है, तो उसको भी इसी प्लेन में लेंगे, और जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी प्लेन में हो सकता है दोनों एक पर हो जाए या दोनों अलग अलग हो, लेकिन होने चाहिए सेम प्लेन में। इसका ठीक इसमें भी और ठीक इसमें भी। क्लियर, आप किसी में भी ले सकते हैं। तो चलिए हम मानते हैं कि एक्स वाई प्लेन है हमारा ये। क्लियर, जिसको ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये वाई को दर्शा रहा है, मान लीजिए ये एक्स को। क्लियर है, आपको समझा रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट। कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे इसलिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर से ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तो क्या है ये फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। अब देखिए जो हमारा फिक्स्ड लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। जो लोग नहीं पढ़े हैं अच्छे से ध्यानपूर्वक अपना नोट करते चलिए। किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनिशियल लाइन। और जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन या पोल। ठीक, जैसे यहाँ ओरिजिन बोलते थे हम यहाँ क्या बोलेंगे, इसको पोल। क्लियर है, फिक्स्ड पॉइंट क्या बोलेंगे। चलिए अब देखिए, और जो हम कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं कि जो हमारा इनिशियल लाइन है वो किस पे लाई कर जाए, जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है वो इनिशियल लाइन पे लाई कर जाए, यानी कि उस पर चला जाए। ये यहाँ हो सकता था, फिक्स्ड लाइन यहाँ हो सकती थी, और फिक्स्ड पॉइंट यहाँ हो सकता था। तो एक तो कॉम्बिनेशन ये बना सिस्टम का। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है लाइन पे चला है सीधे सीधे, दूसरा है। तो हम दूसरा वाला कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से समझिए। अब तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, पोल। ये हो गया हमारा पोल, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल लाइन। तो इसको लिख लीजिए इनिशियल लाइन। इतनी बातें समझ में आई ना, फिक्स्ड पॉइंट और इनिशियल लाइन। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल, और जो हमारा इनिशियल और फिक्स्ड जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल लाइन। क्लियर। अब जो हमारा ये सिस्टम बना था, ठीक, अब इसमें कोई पॉइंट लेंगे, उसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो क्या करते थे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचते थे जो कि इनिशियल लाइन से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे है, थीटा। ये यहाँ से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। और जो इसका डिस्टेंस है, जो पॉइंट हमारा P है, वो पोल से कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पे। तब जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा R, थीटा। क्लियर सबको। तो इसी को जो हमारा कॉम्बिनेशन बना R, थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। किसका पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट P का। ठीक, इतनी बातें समझ में आई सबको। अब देखिए इसमें हम आपको ये नहीं बताएंगे कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक, तो हम इतना ही इंट्रोड्यूस करते हैं। आप लोग जिससे भी आप पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ रहे होंगे वो आपको सारी बातें बताए होंगे कि कब पॉजिटिव हो सकता है कब नेगेटिव हो सकता है। अब ठीक, अब किधर नापेंगे तो पॉजिटिव लिया जाएगा थीटा, किधर नेगेटिव, ये सारी बातें आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट जब आप अपना यूनिट पढ़ेंगे, जिससे कम से कम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, वहाँ से भी 10 मार्क्स के वहाँ से एकदम फिक्स रहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट से। तो आप लोग उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ज्योमेट्री में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते रहे। देखिए हम अगर फर्स्ट पेपर हमको पढ़ाना हो तो अभी तो हम नहीं पढ़ा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आप लोगों को फर्स्ट पेपर भी पढ़ा दें, और थर्ड पेपर जो हम ये पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हम भी अपना पढ़ते रहते हैं। तो हमारा भी सिलेबस है, और अगर हम फर्स्ट ईयर का दोनों पेपर पढ़ाने लगे तो हमारे पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि हम अपने खुद से पढ़ते हैं और सारी चीज़ें नोट्स भी बनाना होता है, तो हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़ा सकते। ठीक, तो आप लोग को अगर कोई पढ़ाया है ज्योमेट्री, शायद
सफल विसेन करके एक चैनल है जो कि आप लोगों के शायद सीनियर होंगे, ठीक, हमारे क्लासमेट भी थे वो। तो उनके चैनल पे जाइएगा तो देखिएगा शायद वो ज्योमेट्री पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग जाके वहाँ से ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं, ठीक। और वहाँ से जाके ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, जितना समझ में आया समझिए, और आप बुक ले लीजिए। बुक को जब आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो बुक से भी कुछ बातें समझ में आएंगी, ठीक। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, ठीक। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, पोलर कोऑर्डिनेट समझ गए, अब इक्वेशन भी समझ जाएंगे कि कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो किस तरीके से हम लोग समझेंगे। अगर कोई इक्वेशन मान लीजिए यहीं पे दिया रहता है हमारा r² प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू सी, तो ये बताइए पोलर कोऑर्डिनेट वाला, पोलर कोऑर्डिनेट में है इक्वेशन, पोलर इक्वेशन है या कि कार्टेशियन इक्वेशन है? तो आप बताएंगे कि ये पोलर इक्वेशन में दिया गया है, किसी भी कर्व का इक्वेशन, ठीक। तो चलिए अब हमारा मेन टॉपिक जो है उसको लिखिए। सबसे पहले एक नोट करके लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नोट हमारा क्या है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिसका यूज हम इसमें करेंगे। देखिए हमारा जो होता था सॉरी, अब यहाँ देख लीजिए, ये क्या है हमारा इनिशियल लाइन। अब इसका भी उपयोग होगा, और जो हमारा फैमिली था और ऑर्थोगोनल फैमिली था दोनों का यूज करेंगे। तो मान लीजिए ये इनिशियल लाइन है, ये हमारा क्या है, सॉरी ये फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम बोलेंगे पोल, ये हमारा इनिशियल लाइन, क्लियर। अब मान लीजिए हमारा ये जो दिया गिवन फैमिली है, एक गिवन फैमिली है तो इसे लिखेंगे फैमिली का कर्व, तो इसे दिखा दीजिएगा फैमिली है ये, ठीक। जो गिवन फैमिली है उसका इक्वेशन है, ठीक। तो इस पर क्या करते थे, एक पॉइंट लेते थे, और जो हमारा ऑर्थोगोनल का जो होता था कर्व, सॉरी पहले मान लीजिए ये पॉइंट है, मान लीजिए ये यहाँ से इस पर जा रहा है, क्लियर। थोड़ा एक कर्व गलत हो गया, अभी बनाएंगे तो सब सारी चीज़ें एक ही में मिक्स हो जाएंगी, तो रुक जाइए, हम अभी बना रहे हैं इसको, तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए क्या करना है। कि देखिए अब सॉरी पानी गिर गया यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए ये हमारा इनिशियल लाइन हो गया, यहाँ से कोई पॉइंट P है, ठीक, जो कि जिसको आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा आप लोग इसी लाइन को, ठीक। यहाँ से मान लीजिए एक हमारा फैमिली ऑफ कर्व, ये फैमिली का कर्व है, क्लियर। और इस पर हम लोग ऑर्थोगोनल का भी कर्व बनाएंगे, ठीक। तो इस पे मान लीजिए कोई ऑर्थोगोनल है तो उसको मान लीजिए इस पे टेंजेंट हो, तो इसको मान लीजिए ये ऑर्थोगोनल का है फैमिली, क्लियर। दोनों बातें समझ में आ रही ना। और दोनों एक जहाँ पर इंटरसेक्ट करती थी उनके बीच का जो टेंजेंट का एंगल होता था कितना होता था, 90 डिग्री, हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। तो इस पर टेंजेंट खींचेंगे, दूसरे पेन से खींच दे रहे हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो, ब्लू से खींच दे रहे हैं, ये देखिए टेंजेंट है, तो किसका टेंजेंट हुआ, ये FT फैमिली पर टेंजेंट है 8 पॉइंट P पे। और जो ये दूसरा हमारा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का एक फैमिली है वो क्या है, OT टेंजेंट, यहाँ O लिखिएगा केवल, क्योंकि ऑर्थोगोनल का फैमिली है तो O यहाँ टेंजेंट है, टेंजेंट FT माने फैमिली का टेंजेंट, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए कि हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्थोगोनल का टेंजेंट होता है और फैमिली का जो टेंजेंट होता है उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, क्लियर है सबको, हमने बताया था डिफिनीशन में ही। तो यहाँ लिख लीजिएगा ये 90 डिग्री हो गया, ठीक, क्लियर है सबको ना अच्छे से। जिसको ना क्लियर हो बता दीजिएगा। चलिए अब समझिए यहाँ से। और जो हमारा देखिए ये हमारा जो पोलर पॉइंट था इसको मान लेते हैं r, थीटा, क्लियर। जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है क्या है, r, थीटा, ये है पोल। अब देखिए जो हमारा ये टेंजेंट है, ठीक, किसका, जो फैमिली का टेंजेंट है, क्लियर। जो हमारा फैमिली कौन सा है, ए फैमिली है, तो इस पर टेंजेंट ए वाली है। तो जो हमारा फैमिली टेंजेंट हो कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक फाई एंगल, उसको हम बोल रहे हैं कि फाई एंगल बना रहा है। इमेज में सबको अच्छे से दिख रहा है ना। तो फैमिली का जो टेंजेंट बना रहा है किससे, इसको बोला जाता है रेडियस वेक्टर। समझिए जो ये वाला डिस्टेंस आती है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर, और जो थीटा आता है उसे बोला जाता है
तो जो हमारा ये डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। क्लियर सबको। तो जो रेडियस वेक्टर से जो एंगल है टेंजेंट का, फैमिली टेंजेंट का, उसे हमने फाई कहा। और जो आर्थोगोनल का है एंगल किससे, रेडियस वेक्टर से, वो कितना है, फाई 1। फैमिली का फाई है और आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का जो टेंजेंट है उसका क्या है, फाई 1, फाई 1। क्लियर। इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं। एक डायग्राम यहाँ बना लीजिए, ऐसे समझ में आएगा। मान लीजिए किसका टेंजेंट है, ये मान लीजिए हमारा रेडियस वेक्टर वाला हो गया, तो यहाँ लिख लीजिएगा रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। क्लियर होगा जाएगा जिससे आपको इमेज, ठीक। अब यहाँ से एक हमारा कितने एंगल पे, फाई एंगल पे, तो यहाँ से मान लीजिए एक हमारा जो है फाई एंगल बना रहा है, कौन, OT, यानी आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का टेंजेंट, ठीक। अब इस पर एक परपेंडिकुलर हमारा होगा, यानी इसके और इसके बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक। ये किसका हो गया, फैमिली का टेंजेंट, यही था। और जो फैमिली का टेंजेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, फैमिली का जो टेंजेंट है देखिए वो फाई बनाता है, और जो हमारा आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का है वो फाई 1, तो उसको हम लोग फाई 1 से डिनोट करेंगे। और जो हमारा आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, ध्यानपूर्वक समझते चलिए। चलिए देखिए, फाई जो एंगल होता है हमारा वो किसके साथ होता है, एंगल फैमिली के साथ, ठीक। और जो फाई 1 होता है वो आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के साथ, आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के साथ फाई 1 एंगल बना रहा है, रेडियस वेक्टर। और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है फैमिली का जो टेंजेंट है उससे कितना एंगल बना रहा है, उसके लिए फाई एंगल बना रहा है। क्लियर है सबको बातें। इतनी बातें सबको समझ में आई। अब यहाँ से डायग्राम से ध्यानपूर्वक देखेंगे, देखिए ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ठीक। ये फाई 1 है, ये फाई है, यहाँ से यहाँ तक फाई है, और ये बीच में एंगल इतना फाई है। अगर हम पूरे एंगल में से अगर इतना एंगल घटा दें तो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या है, पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक फाई में से कितना घटा दें, फाई 1, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/2। क्लियर है, क्लियर है इतनी बातें सबको, बोलिए। चलिए देखिए यहाँ से ध्यानपूर्वक, सबको क्लियर है ना। तो यहाँ से हम फाई इक्वल क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा देखिए फाई माइनस फाई 1 इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, फाई माइनस फाई 1 इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। क्लियर, इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं। किसके किसके बीच का एंगल है, डिफरेंस है, आर्थोगोनल टेंजेंट ऑफ आर्थोगोनल ना, कहाँ से, रेडियस वेक्टर से। क्लियर। और फाई 1 कहाँ से है, किसका, ये आर्थोगोनल टेंजेंट का है, और ये किसका एंगल है, फैमिली के टेंजेंट का ना। और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई/2। क्लियर है ना इस डायग्राम से। चलिए यही हमारा रिमार्क था। और यहाँ लिख लीजिए कि जो हमारा tan फाई होता है वो इक्वल होता है r/d θ/dr के। इसको लर्न कर लीजिए आप लोग सीधे डायरेक्ट, इसका प्रूफ नहीं कराएंगे, ठीक। जहाँ यूज होगा हम लोग इसका यूज कर लेंगे। डायरेक्ट यहाँ से लिख लीजिए tan फाई इक्वल टू जो होता है हमारा r/d θ/dr। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस फार्मूले का यूज अभी यहीं करेंगे प्रूफ करने पर। नोट हो गया सबका, आगे बढ़ा जाए। दिख रहा है सबको अच्छे से। चलिए देखते रहिए और समझते रहिए। अब चलिए देखते हैं इक्वेशन। पहले हम लोग लेंगे किसका, फैमिली का इक्वेशन लेंगे, और हमको निकालना किसका है, आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालना है। किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए लिखिए, डायग्राम देखिए यही बनेगा हमारा दोबारा। तो आप लोग इसको दोबारा बना लीजिएगा, इधर भी क्लीन करके।
या एक ही जगह बना लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक, तो चलिए लिखिए यहाँ से, क्या लिखेंगे यहाँ से, ये तो रिमार्क में था नोट पॉइंट, तो यहाँ से नोट कर लीजिए, ये सारी चीज़ें नोट में थी तो इसको नोट में लिख लीजिए। यही वाला डायग्राम फिर से आप लोग यहाँ बना लेंगे। ठीक, हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा होगा, एक बार और डायग्राम बनाएंगे तो आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से समझ के यहाँ पर बना लीजिएगा यही। ठीक, अब देखिए लिखते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ वन देखिए इस पहले इसको प्रूफ लिखने से पहले जो हम कराने जा रहे हैं अभी, इसके ऊपर आप लोग एक हेडिंग लगा लीजिएगा कि इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ वन गिवन ऑफ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, गिवन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व इन पोलर फॉर्म। ठीक, ये पोलर फॉर्म में है, जिसे वहाँ पर हेडिंग डाले थे वही हेडिंग यहाँ पर सेम रहेगा, बस चेंज रहेगा ये कि ये पोलर फॉर्म में आएगा जबकि वहाँ पर क्या आया था, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक, बस इतना ही चेंज है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा ऊपर, वही जो लाइन वहाँ पर थी वही लाइन आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। वन पैरामीटर बी गिवन बाई एफ आर थीटा कमा सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अगर उससे कंपेयर करते चलेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए वहाँ पर हमने क्या लिया था, फंक्शन एक्स कामा वाई, सी तो हमारा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी सी है, वहाँ पर भी सी था। ठीक, तो देखिए आर कामा थीटा कामा सी, यानी कि जो हमारा इक्वेशन रहेगा किस में रहेगा, आर रहेगा, थीटा रहेगा और सी रहेगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पर हमने देखिए इक्वेशन माना था आर स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी, तो किस में है, आर में है, थीटा में, सी। अगर इसको इस साइड ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं और कह देंगे कि हमारा फंक्शन क्या है ये। ठीक, आर स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस सी है फंक्शन। ठीक, तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक, एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा, केवल आर कामा थीटा, और कुछ नहीं चेंज होगा यहाँ पर। आप ध्यानपूर्वक देखते चलिए, सारी बातें वही रहेंगी। वेयर लिख लीजिए, जहाँ सी हमारा क्या है, वेयर सी इज पैरामीटर। थोड़ी सी भी बातें चेंज नहीं होंगी, थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो इक्वेशन केवल चेंज होंगे, बाकी सब वही बातें रहेंगी। ठीक, तो हमारा फैमिली का इक्वेशन मिल गया। ठीक, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। वन शब्द आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। क्लियर। चलिए अब क्या करते थे, जब हमारा फैमिली मिल जाता था, फैमिली का इक्वेशन, तो क्या करते थे, इसका क्या निकालते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग, या लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को एकदम सेम एज लग रहा होगा ना, कि दोनों सेम लग रहे हैं। इक्वेशन ऑफ फैमिली फर्स्ट। तो फैमिली का जो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आएगा, हमारा एक फंक्शन जी वहाँ पर भी लिए थे, यहाँ पर भी एक फंक्शन है जी, और जी फंक्शन किस फॉर्म में आएगा बताइए, आर रहेगा, थीटा रहेगा, कामा डी थीटा बटे डी आर। क्लियर, इक्वल टू 0। वहाँ पर देखिए क्या आता था हमारा, डी एक्स बटे डी वाई आता था। ठीक, क्या आता था वहाँ पर हमारा, डी वाई बटे डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर है आर कामा थीटा, तो एक्स की जगह क्या है आर, और थीटा की जगह क्या है वाई था, तो वाई बटे एक्स आता था, तो यहाँ क्या है थीटा बटे डी आर, डी थीटा बटे डी आर, वहाँ आता था डी वाई बटे डी एक्स। तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या हो जा रहा है थीटा, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जा रहा है आर। कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, समझ में आ रहा है सबको ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं आगे। जिनको ना समझ में आए वो लोग कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हमें भी नहीं समझ में आएगा कि आप लोग समझ पाएँ कि नहीं समझ पाए। तो चलिए अब यहाँ से लिखते हैं।
तो यहाँ से लिखिए लेट यहाँ से लिखिए लेट पी आर का थीटा बी अ कॉमन पॉइंट ऑफ फैमिली। नहीं दिख रहा क्या भाई साहब? 1 मिनट बस वेट कर लीजिए, दिखेगा सबको क्लियर एकदम। अब दिख रहा होगा सबके ना? तो यहाँ लिख लीजिए फैमिली ऑफ 1 पैरामीटर ऑफ कर्व and its orthogonal trajectory orthogonal trajectory हमने क्या किया, हमने माना कि जो हमारा P है R का थीटा बी अ कॉमन पॉइंट। किसका किसका कॉमन पॉइंट है? ऑफ फैमिली ऑफ 1 पैरामीटर कर्व, जो कि हमारी फैमिली दी हुई है। ये हमारी फैमिली दी हुई थी एक। उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का एक फैमिली थी। तो जो ये पॉइंट P था क्या था, R का थीटा था। इसी पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं कि कॉमन पॉइंट है। दोनों में देखिए, कॉमन का मतलब है कि दोनों में जो हो, तो दोनों में है। क्लियर है सबको ना? ऑर्थोगोनल वाली फैमिली में भी है और जो हमारा गिवन फैमिली है दोनों में है। क्लियर सबको? तो वही कहा जा रहा है कि जो हमारा पॉइंट P है इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। समझ में आ गया सबको? आगे की बात की जाए। चलिए एक एक बात को हम आपको समझाएंगे, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। हमारी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आए फिर भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया। नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं है? ठीक, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए लिखिए आगे। यहाँ से लिखिए लेट फाई, अब एंगल जो हम लोग माने थे उसके बारे में लिखा, लेट फाई बी एंगल बिटवीन, फाई किसके किसके बीच का एंगल था बताइए? टेंजेंट एट पॉइंट, टेंजेंट कहाँ पर खींचे थे? देखिए टेंजेंट पॉइंट P पे खींचे थे। यहाँ का टेंजेंट नहीं किए, इस पॉइंट पे खींच दे टेंजेंट और इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दे, तब उस केस में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होंगे नहीं होंगे इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन टेंजेंट कहाँ की बात की जाती है? जब जहाँ का दोनों क्या करें, इंटरसेक्ट करें, यानी कि जहाँ कॉमन पॉइंट होता है उस टेंजेंट की बात की जाती है। आप लोग जानते होंगे कि हर कर्व का जहाँ तो स्लोप अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर कुछ अलग होगा टेंजेंट, यहाँ का कुछ अलग टेंजेंट होगा। ठीक, तो हम लोग हमेशा कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट की बात करेंगे। तो एट पॉइंट P ऑफ गिवन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व एंड रेडियस वेक्टर। ठीक, किसके किसके बीच का था? रेडियस वेक्टर और हमारा जो गिवन पर 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व था। ठीक, तो उसको अंडरलाइन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएंगे कि किसके किसके बीच का एंगल हमारा फाई है। डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाया गया है, आप लोग डायग्राम उसको दोबारा बना लीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर होती रहेंगी। ठीक, अब लिखिए एंड फाई 1 किसके किसके बीच का एंगल था उसको लिखिए। फाई 1 भी एंगल, यहाँ पर एन लगा लीजिएगा, एन एंगल बिटवीन टेंजेंट
एट पॉइंट कहाँ पर P, जिसका कोऑर्डिनेट r का थीटा, यहाँ P भी लिख सकते हैं सिंपली, या अगर कोऑर्डिनेट दिखाना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट भी दिखा दीजिए, ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कह रहा है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का, ठीक, किस पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे P पर, जो हमारा टेंजेंट है किस पे है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाले फैमिली पे जो हमारा टेंजेंट है उसके और जो हमारा रेडियस वेक्टर है उसके बीच का एंगल है, ठीक। ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली फर्स्ट, क्योंकि ऑर्थोगोनल जो ट्रेजेक्ट्री होगा किसका होगा, फैमिली फर्स्ट का होगा, इसीलिए फैमिली लिखा जा रहा है यहाँ पर, फैमिली फर्स्ट एंड रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। क्लियर है इतनी बातें सबको? तो अंडरलाइन कर लीजिएगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री टेंजेंट आप ना, तो टेंजेंट को भी अंडरलाइन करिएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, अब यहाँ पर रेडियस वेक्टर को अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लियर है सबको? जहाँ जहाँ जैसे बता रहे हैं आप लोग करते चलिए, नहीं तो बाद में आप लोगों को ही दिक्कत होगी। चलिए अब आगे देखते हैं, कितनी बातें सबकी पूरी हो गई। देन हम लोग क्या पाए थे, यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या मिला था जो हम लोग नोट में लिखे थे, वहाँ से कुछ इक्वेशन मिला था। हम लोग जानते हैं कि 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना होता है, π/2। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हमारा जो होगा 5 माइनस 5 इक्वल टू π/2। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम लोग ले लेंगे tan दोनों साइड तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर दोनों साइड tan ले लें, मान लीजिए इसको इक्वेशन, कोई इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको 3rd। क्लियर? इसके पहले 2 इक्वेशन दिए थे ना, फर्स्ट और सेकंड, हाँ, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3rd। और हम जानते हैं क्या, tan phi इक्वल टू क्या होता है, r d थीटा बटे dr। यही देखिए वहाँ पर जो लिया गया था हमारा tan phi r d थीटा बटे dr, तो हम लोग टेंजेंट किसके लिए लिए थे, फाई किसका, किसके किसके बीच का एंगल है, पैरामीटर फैमिली, यानी जो हमारा गिवन कर्व है उसके उस पर टेंजेंट एट पॉइंट P और रेडियस वेक्टर के बीच का, ठीक। तो tan phi इक्वल टू r d थीटा बटे dr, तो ये किसका हो गया, फैमिली का, फैमिली का एंगल, तो फैमिली का ये, ठीक, फैमिली के लिए है ना ये। क्लियर रखिएगा, इसीलिए ये दिखाया जा रहा है कि tan phi किसके लिए है, फैमिली के लिए। तो tan phi इक्वल टू इतना, तो इसको भी ब्रैकेट कर लीजिए। अभी इसका यूज हम करते हैं, देखिए ये मान लीजिए आपका फार्मूला था, तो फार्मूले के तरीके से इसको यूज कीजिए, ठीक। तो फैमिली का आ गया, अगर यहीं पर हम phi1 कर दे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंड tan phi1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो phi1 है तो r तो रहेगा ही, और d थीटा भी रहेगा और dr भी रहेगा, बस यहाँ पर आर्थोगोनल हो जाएगा, क्योंकि आर्थोगोनल phi1 किसके किसके बीच का एंगल है, टेंजेंट किसके, टेंजेंट आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पर, और किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P पर, और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे tan phi1 इक्वल टू r d थीटा बटे dr, किसका, आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का। क्लियर हो गया ये सारी बातें? चलिए अभी दोनों साइड में हम लोग कॉट ले लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3rd इम्प्लाइज cot 5 माइनस 5 इक्वल टू π/2। क्लियर सबको? लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, पहले बताइए आप लोग। लिखा जा सकता है भाई? हाँ या ना जवाब दीजिए भाई लोग। चलिए हम मान के चल रहे हैं कि लिखा जा सकता है, ठीक। अब काट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से दोनों तरफ काट ले लिए हैं, तो इधर लिखेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ काट π/2 होगा ना,
काट पाई बाई 2, और जो काट पाई बाई 2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 के बराबर। ठीक, क्लियर है सबको ना। काट 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो 0 लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा काट 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से काट को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan फाई इंटू tan फाई 1 बटे में tan फाई माइनस tan फाई 1 इक्वल टू 0। अब देखिए tan के फॉर्म में फार्मूला है। ठीक, क्लियर है ना। काट का जो है ये tan के फॉर्म में फार्मूला है। अगर आप लोग नहीं याद है आप लोगों को फार्मूला, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से देखिए tan a माइनस cot a माइनस बी को 1 अपान tan a माइनस बी लिख सकते हैं। अब इसको आप लोग एक्सपेंड कर दीजिएगा, खोल दीजिएगा tan a माइनस बी के फार्मूले से। तो यहाँ से हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि किए नहीं पूरा। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, देखिए tan a माइनस बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan a माइनस tan b, फार्मूला याद है सबको ना, 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है। तो यहाँ से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब बटे में क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b। अब देखिए a की जगह पर हमारा क्या है फाई, तो हमने रखा फाई, तो 1 प्लस tan फाई। ठीक, और b की जगह पर हमारा क्या है फाई 1, तो इंटू tan फाई 1, तो यहाँ b की जगह पे फाई 1 रख दिया है। क्लियर। अब यहाँ क्या आएगा tan a की जगह क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए फाई, तो फाई रखा है हमने, और फाई 1 की जगह क्या है b, तो b की जगह हमने क्या रखा फाई 1। क्लियर, आपको क्लियर हो गया सबसे पुनः फार्मूला यहाँ से। चलिए, लेकिन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, किनको पता है किनको नहीं पता है, इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम बार बार। ठीक, कुछ लोगों को बोरिंग भी लग रहा होगा, जिनको आ रहा होगा कि क्या बार बार बता रहे हैं, ये तो एकदम सरल है, फिर भी बार बार दोहरा रहे हैं। तो हो गया, आपको आ रहा है, ठीक, अच्छी बात है, ध्यानपूर्वक देखिए, या वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, जिनको आ रहा है बढ़ा कर देख सकते हैं। अगर आप दोबारा पेशेंस रख के देखेंगे तो और अच्छी बात होगी, आपकी धैर्य क्षमता चेक भी हो जाएगी कि कितनी है कितनी नहीं है। ठीक, तो पेशेंस रखने का प्रयास कीजिए जिनको आ रहा है। तो यहाँ से देखिए अब हमारा ये आ गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा ऊपर वाला 0 तो हम लोग लिखें, इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस tan फाई इंटू tan फाई 1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से हम देखिए वैल्यू पुट करेंगे, tan फाई की वैल्यू क्या है हमारी, तो यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस, देखिए इसको अभी लिख लीजिए सही से, tan फाई इंटू tan फाई 1 इक्वल टू -1, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। अब वैल्यू पुट करते चलिए, tan फाई की वैल्यू बताइए क्या है, r डी थीटा बटे डी आर, किसका है फैमिली का ना, तो यहाँ पर दर्शाना बहुत ज़रूरी है, फैमिली का, फिर इधर किसका है r डी थीटा बटे डी आर आर्थोगोनल का इक्वल टू -1। ठीक, अब यहाँ देखिए a वाला r मिलकर क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अगर यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा तो इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें डी थीटा बटे डी आर। अब देखिए आर्थोगोनल तो आर्थोगोनल का रखेंगे, और -1 अपान में देखिए आएगा r स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा जो है फैमिली इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर आएगा तो क्या चला जाएगा बटे में चला जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा बटे डी आर, किसका लिखेंगे फैमिली का। क्लियर ना, क्लियर है सबको। इसको इस तरीके से बना लीजिए और इस पर स्टार कर लीजिए, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो वहाँ पर जो हम लोग रिप्लेस कर रहे थे डी वाई बटे डी एक्स की जगह पे क्या कर रहे थे -1 अपान डी वाई बटे डी एक्स, लेकिन यहाँ पर एक टर्म और क्या रिप्लेस करेंगे, -1 बटे आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बटे डी आर। ध्यान में ये रखिए, देखिए वहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स की जगह हम लोग रिप्लेस करते थे, इसको रिप्लेस करते थे हम लोग माइनस टाइम्स ऑफ 1 बटे डी वाई बटे डी एक्स। इसमें कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर बटे में भी है,
तो इसको बस ध्यान में रखने वाली बात यही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पर फैमिली का रखेंगे, जैसे यहाँ पर रखते थे फैमिली का भी ये था, ये भी फैमिली का था, ये ऑर्थोगोनल का निकालते थे, वहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ऑर्थोगोनल का निकला है, यहाँ पर ये फैमिली का आ गया। ठीक, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर निकल गया, तो आप लोग जान गए हैं किसको किससे रिप्लेस करना है। यानी कि जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, जो हमारा गिवन फैमिली होगा इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, यानी पोलर फॉर्म में जो हमारा इक्वेशन रहेगा उसमें, तब हमारा क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन किसका मिलेगा, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का। तो यहाँ तक नोट हो गया हो तो आगे लिखा जाए। इसके नीचे कुछ लिखना है लाइन, तो लिख लीजिए अगर दिख रहा है तो इधर तो पूरा हो नहीं पाएगा, तो हम दूसरी साइड लिखते हैं। अगर आपकी कॉपी में जगह है तो आप वहीं लिखिएगा, नीचे ही लिखिएगा उसके जहाँ से हमारा मिला है डी थीटा बटे डी आर ऑर्थोगोनल इक्वल टू -1/r² बटे में क्या है डी थीटा बटे डी आर ना। तो चलिए लिखिए इसके नीचे, हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी trajectories of family first is obtained by replacing d थीटा बटे डी आर, डी थीटा बटे डी आर को किससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग डी थीटा बटे डी आर किससे, बाई लिख सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं तीर लगा के, -1 बटे r² डी थीटा बटे डी आर। क्लियर, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर हमारा जो सेकेंड आया था डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ लिख सकते हैं इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। तो हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जी आर कामा थीटा, और उसकी जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या रहता था हमारा डी थीटा बटे डी आर, तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल। देखिए जो फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन आया था हम लोगों का, वो आया था आर थीटा डी थीटा बटे डी आर। अब उसकी जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, डी थीटा बटे डी आर की जगह पे डी थीटा अपॉन डी आर था यहाँ पर, और उसकी जगह पे अब क्या रखेंगे, इसको -r² 1 बटे -r² डी थीटा बटे डी आर। क्लियर, इक्वल टू क्या रख देंगे 0। तो ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का। क्लियर है ना। तो इसको एक इक्वेशन दे दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन नंबर स्टार है। ठीक, इसको इक्वेशन स्टार दे दीजिए, या हमारा इक्वेशन नंबर कहाँ तक बनता, थर्ड बन गया था, सेकेंड जो बना है उसके आगे दे दीजिए। अगर थर्ड तक बन चुका है तो फोर्थ दे दीजिए या स्टार दीजिए, जो आपकी इच्छा हो, आप लोग दे लीजिएगा। ठीक, अब लिखिए यहाँ से, अब इसका क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ से लिखिएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन स्टार इज ऑर्थोगोनल। अच्छा बताइए, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा, किसका इक्वेशन आएगा, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ फैमिली फर्स्ट का ना, यानी किसका इक्वेशन आएगा, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का। तो लिखेंगे इज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ फैमिली फर्स्ट। ठीक, इसके आगे आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना नहीं है, सवाल के माध्यम से निकालेंगे। लेकिन बता दिया जा रहा है कि अब जो हमारा जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जनरल सॉल्यूशन तो निकलेगा ही,
लेकिन यहाँ से ये अगर इस फॉर्म में है तो आप लोग जनरल सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है कि यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वही क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का। क्योंकि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है किसी भी कर्व का, तो उससे हम लोग जो जनरल सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं यानी कि प्राप्त करते हैं, वो क्या होता है, उस जो को हमारा कर्व होता है उसी का इक्वेशन होता है। तो हमारा जो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो किसका इक्वेशन होगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होगा। ये किसका है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन जब इसका जनरल सोल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई सबको कि नहीं? अगर हो गई हों तब भी कमेंट करें, नहीं हुआ हो तब भी कमेंट करें। क्लियर? चलिए, आप वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, बस मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को? तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो रिजल्ट तो हमारा तो ख़राब होगा नहीं, आप ही लोगों का ख़राब होगा, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से अपना पढ़िएगा। ठीक, तो चलिए एक इक्वेशन इस पर देखते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को यहीं एंड करेंगे, यानी कि समाप्त करेंगे। तो उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं आज, कि बंद करें यहीं पर, नहीं चलिए देख लेते हैं। जब क्वेश्चन देखना है कल तो आज ही देख लेते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। बस यही प्रोसेस आप लोग याद रखिए, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। लेकिन प्रूफ देखिए, याद रखिएगा दोनों, एग्ज़ाम में प्रूफ भी पूछा जा सकता है। क्योंकि इसके पहले 2008 में शायद या 2012 में पूछा गया है इसका, डिफाइन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। पहले तो पूछा है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, डिफिनेशन लिखना है उसका, और फिर उसमें लिखा गया है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का, और बताना भी है कि हाउ टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ गिवन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। यानी कि जो हमारा गिवन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है, उससे हम कैसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, उस प्रोसेस को बताइए। तो इस तरीके से देखिए, अगर पोलर फॉर्म में दिया रहेगा तब पोलर फॉर्म में बताएंगे आप, वहाँ पर दिया रहता है आपको इक्वेशन किस फॉर्म में, वो पोलर फॉर्म में निकालना है कि कार्टेशियन फॉर्म में, वो आपको दिया रहेगा। ठीक, तो जब भी पूछेगा तो आप लोग निकाल दीजिएगा। ठीक, तो अगर दोनों प्रोसेस आप लोग देख लीजिएगा, पहले वाला प्रोसेस ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन दोनों आप लोग निकालिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए इक्वेशन देख लीजिए, इक्वेशन करें, सॉरी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन हम लिखवाने जा रहे हैं इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, इस चैप्टर से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। आप कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पढ़ के जाइए, इसके सारे सवाल पढ़ के जाइए, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 5 मार्क्स आप अपना ले लीजिए। देखिए, अगर डिफिनीशन पूछ लेता है और 5 मार्क्स इसमें लगा देता है, वो 5 मार्क्स कैसे है। एक डिफिनीशन अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का पूछ लेगा और कहेगा कि इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालिए, तब आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा, दोनों एक ही में दे दीजिएगा तो। ठीक, क्लियर? तो 10 मार्क्स भी मिल सकते हैं, 5 मार्क्स मिल जाए, जनरली 5 मार्क्स ही देता है। अगर सवाल छोटा दे दिया और तब डिफिनीशन पूछा, तब उसको ऑब्टेन करने के लिए नहीं बोलेगा। जैसे कभी कभी पूछेगा, डिफिनीशन पूछेगा और उसके साथ ऑब्टेन प्रोसेस पूछ लेगा, कैसे ऑब्टेन किया जाता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, तब सवाल नहीं लगाएंगे, वहाँ पर जैसे प्रोसेस बताएगा उसको बताएंगे। अगर आपको केवल डिफिनीशन पूछा है, उसके साथ सवाल दिया है, तब उसको लगा देंगे, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लोग समझते चलिए कहाँ से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक, तभी आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। चलिए एक सवाल देखिए, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिए, क्योंकि इसमें कुछ नोट पॉइंट होती हैं कहाँ पर क्या करना है। देखिए, आपको इक्वेशन तो दे दिया जाए, आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर लेंगे, लेकिन जिस फॉर्म में लाना होता है आप लोग उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको आप लोग हटा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन तब तक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें से सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट न जाएं। ठीक, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है इस क्वेश्चन में, बाकी और जगह तो आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी निकाल लेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो लिखिए, हमारा जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ
और ये लिख लीजिए इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 1। जहाँ दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0, यानी ए और बी क्या है, 0 नहीं है, लेकिन ए क्या है, बड़ा है किससे, बी से। एक तरीके से आप लोग सिंपली देखेंगे तो ये इलिप्स का इक्वेशन है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लेमडा है तो ये भी कांस्टेंट है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट ही मिलेगा। तो यानी कि इसको किसी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, अगर मान लीजिए इसको ए डैश, इसको मान लीजिए रिप्लेस कर दिए A2 डैश, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, मान लीजिए स्क्वायर दिया हुआ है, मान लीजिए A1 डैश का स्क्वायर A2 डैश का स्क्वायर, तो ये किसका इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, इलिप्स का। ठीक, तो इसको हटा दीजिए, आप समझिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि लेमडा भी है, लेमडा भी है, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, लेकिन यहाँ लेमडा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। ठीक सॉरी, यहाँ पर लेमडा पैरामीटर है। ठीक, इसमें दिया हुआ है वेयर लेमडा इज अ पैरामीटर, पैरामीटर, और जो हमारा ए और बी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ए और बी, उसकी जगह भी 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लेमडा क्या है, पैरामीटर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए लिखिए यहाँ से, तब सॉल्यूशन लिखिए इसका, लिखिए गिवन दैट बहुत लोग क्या करते हैं, देखिए सीधे इक्वेशन लिख देते हैं, वो लोग ये नहीं लिखते हैं गिवन दैट या कुछ भी। तो देखिए जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं गिवन दैट, तो जो टीचर कापी चेक करता है उसको कई चीज़ें प्रभावित करती हैं, आपका लिखने का तरीका, क्योंकि वहाँ पर आप नहीं होते हैं, आपकी कापी होती है, और आपकी कापी जैसी रहेगी उसी के माध्यम से आपको नंबर मिलेगा और आपको जज किया जाएगा कि आप कैसे हैं या आप कितना पढ़ा है, आपने का लिखने का तरीका क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये सारी बातें आपके कापी के माध्यम से टीचर को पता लगती है। तो जब आप लिखेंगे गिवन दैट, तो उससे पता चलेगा कि टीचर को ये पता लगेगा कि आपको ये पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है। ठीक, तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन दैट इक्वेशन ऑफ वन पैरामीटर, जिसे लिखिए यहाँ पर लिख दिया वन पैरामीटर, तो उस टीचर जो भी प्रोफेसर या टीचर्स कापी चेक करेंगे उनको ये लगेगा, उनको पता चलेगा कि बच्चे को पता है कि यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर, यहाँ पर 2 पैरामीटर अगर दिख रहे हैं, लेकिन उसको पता है कि इसमें ए पैरामीटर नहीं है और बी भी पैरामीटर नहीं तो इस तरीके से कितने पैरामीटर हो जाते हैं, 3 पैरामीटर। इसीलिए क्या है यहाँ पर केवल लेमडा पैरामीटर है, तो लेमडा यानी कि एक ही पैरामीटर है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो स्टूडेंट है उसको ये पता है कि यहाँ पर एक पैरामीटर है, ए और बी पैरामीटर नहीं है। ठीक, तो चलिए लिख लीजिए यहाँ से, ऑफ वन पैरामीटर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। क्लियर? तो लिखिए हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, वो तो हमारा क्वेश्चन दिया था, फिर से लिखेंगे ए स्क्वायर बटे लेमडा प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस लेमडा। आपको लग रहा हो कि ये बार बार क्यों लिखते हैं ऐसा, ये लिखेंगे तब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी सारी चीज़ें और आपको याद हो जाएंगी जब आप इसको बार बार लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसीलिए बार बार लिखिएगा आप लोग भी। तो चलिए इसको अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं निकालते हैं। तो लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखिए ये पोलर वाला फॉर्म नहीं है, ठीक, एक कार्टेशियन फॉर्म है, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के। सवाल भी पहचाना देखिए कि पोलर वाला है कि कार्टेशियन वाला है, क्योंकि हमने पोलर वाला पढ़ा दिया, आप लोग देखकर बता देंगे कि ये पोलर वाला है, कैसे करें इसको। तो पोलर वाला नहीं है, कार्टेशियन वाला है, तो कार्टेशियन से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे देखिए कांस्टेंट हो तो ये रहेगा नीचे में बटे में, और यहाँ आ जाएगा 2y बटे में बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू dy बाई dx। इसी को सिंपली y डैश लिख सकते हैं इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x अपान ए स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू माइनस 2y बी स्क्वायर प्लस लेमडा dy बाई dx। क्लियर है इतनी बात? सबको क्लियर है? चलिए
अब यहाँ से निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर देखिए आएगा तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा x बटे वाई, बटे में लाएंगे तो माइनस भी ला लेंगे इधर ही माइनस। अब देखिए बटे में ए स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा प्लस लेमडा बटे में ए स्क्वायर प्लस लेमडा। क्लियर है सबको? ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताइए। लिखा जा सकता है। तो इसको एक कोई इक्वेशन दे दीजिए आप, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए सेकेंड। क्लियर? चलिए देखते चलिए, ध्यानपूर्वक समझते चलिए। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करा देना है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देखिए डी वाई बटे डी एक्स को लिख सकते हैं वाई डैश, तो सिंपली लिखेंगे वाई डैश। अब इसको जो ये वाला नीचे वाला टर्म है इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करके वाई ए स्क्वायर प्लस वाई लेमडा। क्लियर है? लिख सकते हैं ऐसा। अब बटे में देखिए इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स लेमडा। क्लियर है? लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताइए। चलिए अब इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा वाई डैश वाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश लेमडा इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स लेमडा। और लेमडा को अब हम कर लेंगे एक साइड और बाकी सबको एक साइड, तो लेमडा वाले टर्म को एक साइड करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए वाई डैश वाई ए स्क्वायर, फिर इसको इस साइड करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स लेमडा। ये देखिए इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा वाई वाई डैश लेमडा। क्लियर? इतनी बातें दिख रहा है सबको अच्छे से? चलिए यहाँ से देख लीजिए एक लाइन और। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहाँ से कुछ बातें कॉमन हो रही हैं, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। देखिए यहाँ माइनस इधर ले आइए तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई डैश वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर। पूरा का पूरा माइनस इधर आएगा क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन लिए तो माइनस ए वाला इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा माइनस, ठीक। यानी कि माइनस हमने इधर मल्टीप्लाई कर रहे तो ये प्लस हो गया, ए प्लस हो गया, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से लेमडा कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई वाई डैश इंटू लेमडा। क्लियर है सबको ना कैसे हुआ ये? अब यहाँ पर माइनस नहीं है, ठीक, इधर माइनस आ गया है, मल्टीप्लाई कर दिए हैं -1 से। चलिए यहाँ तक देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। चलिए अब वहाँ से देखिए लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तब वहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वाई वाई डैश ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा हमारा वाई वाई डैश प्लस एक्स। क्लियर? इसको इक्वेशन दे दीजिए, कोई 2 हो चुका था, इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए। इसको हमने क्या मान लिया है, इक्वेशन 3। नाउ अब यहाँ क्या करेंगे, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा है उसमें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालना है, यानी कि लेमडा को हटाना है। तो इसमें देखिए लेमडा भी प्रेजेंट है। अब वाई डैश हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, में डिफरेंशियल पार्ट भी प्रेजेंट है, यानी कि डी वाई बटे डी एक्स, यानी उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन जो हमारा आर्थो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उसे हटा दिया जाता है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको हटाएंगे किसी भी तरीके से, तो यहाँ से हम किसी भी तरीके से हटा नहीं पाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहीं पर ये याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा पहले वैल्यू निकालेंगे और सीधे हमारा जो इक्वेशन था उसमें पुट करेंगे ए स्क्वायर बटे लेमडा, तो वहाँ से हट जाएगा सीधे सीधे। तो हम लोग पहले ए स्क्वायर बटे लेमडा निकालेंगे। तो निकालिए ए स्क्वायर बटे लेमडा, तो ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस लेमडा की जगह पर अपनी वैल्यू रख देंगे। तो माइनस है तुम्हारा वाई वाई डैश इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, और बटे में क्या रखेंगे वाई वाई डैश प्लस एक्स। चलिए अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें
ए स्क्वायर वाई वाई डैश प्लस ए स्क्वायर एक्स। ठीक, सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं तो। अब माइनस वाई वाई डैश ए स्क्वायर, अब देखिए माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स बी स्क्वायर बटे में वाई वाई डैश प्लस एक्स। क्लियर है। यहाँ से जो कटे कट कैंसिल आउट करती है, देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या बच गया, वाई वाई डैश प्लस एक्स। क्लियर है इतनी बातें सबको। तो हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू मिल गई, तो इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर कोई 4। थर्ड हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। अब सीधे निकालेंगे, नाउ ऐसे निकालें ए स्क्वायर प्लस लेमडा, तब निकाल लेंगे बी स्क्वायर प्लस लेमडा। यही बस ध्यान रखना है कि हमें किसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट निकालनी है। पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से आया था, लेमडा इक्वल टू एक जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा सबको एक साइड कर लेंगे और लेमडा इक्वल टू निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू निकालेंगे और फिर बी स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, तभी जाके हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटेगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं बी स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू, तो यहाँ से हमें बी स्क्वायर मिलेगा माइनस वाई वाई डैश ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर बटे में वाई वाई डैश प्लस एक्स। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई वाई डैश प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई वाई डैश ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर बटे में वाई वाई डैश प्लस एक्स। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, देखिए बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर दोनों का एक ही मतलब है। ठीक, एक्स पहले लिखे बाद में लिखे कोई अंतर नहीं। अब यहाँ से क्या बच गया हमारा, देखिए इसमें कुछ कॉमन है, वाई कॉमन है तो वाई कॉमन लेंगे, वाई डैश कॉमन है तो वाई डैश कॉमन है, वाई वाई डैश कॉमन है, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से इसमें और इसमें से। ठीक, अब बटे में हमारा रहा ही वाई वाई डैश प्लस एक्स। क्लियर, ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इक्वेशन, इसको मान लेंगे 5th। इतनी बातें क्लियर हैं। और जो हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर जो हमारा फैमिली का इक्वेशन था, उसको कौन था इक्वेशन मानना था, फर्स्ट। उसको ध्यानपूर्वक देखिए, पहले यहाँ पर देखिए जो हमारा इक्वेशन है, ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस लेमडा, इसमें अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम लोग वहाँ से, तो क्या होगा, हमारा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेमडा की है वो हट जाएगी, क्योंकि इसमें लेमडा रिप्रेजेंट नहीं है। देखिए इस इक्वेशन में भी प्रेजेंट नहीं है और इस इक्वेशन में भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो चलिए वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमारी हट जाएगी, और जो हमें इक्वेशन मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वो किसका हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन, इसको क्यों कौन सा माने हैं 5th, इसको 4 और इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखिए यूजिंग इक्वेशन 4th एंड 5th इन इक्वेशन फर्स्ट बिगेट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस लेमडा, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में वाई वाई डैश प्लस एक्स। क्लियर, अब प्लस वाई स्क्वायर बटे में क्या है हमारा, वाई वाई डबल डैश वाई सिंगल डैश ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फर्क बस इतना है। ठीक, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। इक्वल टू हमारा क्या था यहाँ पर, वाई वाई डैश प्लस एक्स इक्वल टू 1। इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं भाई, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं, आगे बढ़ा जाए कि ना बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन है, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है, एक्स स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई वाई डैश प्लस एक्स बटे में एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ माइनस ले लेंगे, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस बाहर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई वाई डैश प्लस एक्स
अब बट्टे में देखिए वाई डैश, अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से क्या ले लिया है माइनस कॉमन, तो यहाँ माइनस हो गया इक्वल टू 1। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, आशा कर रहे हैं। और जिनको नहीं समझ में आ रही हैं वो लोग समझने का प्रयास करें। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट? चलिए देखिए, यहाँ से एक से कैंसिल आउट, यहाँ से एक वाई से कैंसिल आउट, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम दोनों में कॉमन है। ठीक, सॉरी क्या ही बोल दिए हम। चलिए अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, तो हमारा इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा इतना आ गया, बटे में क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई। अब बटे में हमारा वाई डैश रहेगा ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा बटे में पूरे में वाई डैश ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वाई डैश बचा है तो इसमें वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई डैश का स्क्वायर, इसका है वाई डैश का स्क्वायर है, यानी डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर, प्लस वाई डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा वाई डैश एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा है तो ये पूरा उतरेगा तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर वाई डैश, और देखिए माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो जो बचेगा एक्स वाई। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है भाई? इक्वल टू 1। ठीक, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए अच्छे से। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश, देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कट कर दीजिए, नहीं कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कुछ कॉमन भी हो सकते हैं तो उसको कॉमन ले लीजिए, अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। एक्स, देखिए यहाँ से एक्स वाई डैश, यहाँ से एक्स वाई डैश, और यहाँ से देखेंगे तो एक्स वाई डैश इसमें भी है, तो दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन हो जाएगा कुछ, तो यहाँ से ले लीजिए एक्स वाई डैश कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ से हमें बचेगा एक्स, देखिए यहाँ से एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स वाई डैश कॉमन लिया तो यहाँ वाई प्लस में और वाई डैश बचेगा। क्लियर? और यहाँ से देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस क्या क्या है, एक्स वाई है, तो यहाँ से वाई हम केवल कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हम ले लिए माइनस कॉमन वाई। अब हमें यहाँ क्या बचा, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा क्या, वाई इंटू वाई डैश, एक वाई बचा एक वाई डैश बचा, माइनस यहाँ से वाई कॉमन हो चुका है, यहाँ क्या बचेगा प्लस एक्स, क्योंकि माइनस बाहर आ गया है। ठीक, क्लियर है सबको? और हमारा जो इधर था इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो वाई डैश ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी भाइयों को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? ठीक, तो यहाँ देखिए अब क्या लिख लेंगे हम लोग, एक को एक ब्रैकेट में लगा लीजिए, जैसे आप लोग गुणनखंड करते थे उस तरीके से फैक्टराइजेशन, वाई डैश माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई डैश, देखिए क्योंकि ये वाला और ये वाला टर्म सेम है। ठीक, वाई डैश प्लस एक्स। ठीक, इतना हो गया, इक्वल टू में क्या आ जाएगा इधर, वाई डैश ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ रही हैं सभी को? तो इसको मान लीजिए एक इक्वेशन कौन सा 5 बन चुकी थी, इसको इक्वेशन 6 मान लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब क्या करना रह गया कि अब हमें क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है कि हमारा किसका, फैमिली का। अब इसमें क्या करना है, हमें केवल वाई डैश की जगह क्या रखना है, -1/y डैश। ठीक, पोलर कोऑर्डिनेट वाला मत समझ लीजिएगा कि -1/r² बटे डी थीटा बटे डी आर रखना है, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चल रहा है ना, तो हम लोग इसको कार्टेशियन वाले से ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पेज में जगह नहीं रह गया है, दूसरा पेज लेना पड़ेगा। तो
चलिए दूसरा पेज लेते हैं, देखते चलिए। जो हमारा इक्वेशन मिला है उसको हम अभी लगा लिए हैं दूसरे पेज के साथ, और ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे, इससे आप लोगों को क्लियर हो। तो अब निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट जो हमारी थी उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का क्या निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं बाय रिप्लेसिंग y डैश किससे, -1/y डैश। इन इक्वेशन कौन सा है हमारा, इक्वेशन नंबर 6। तो 6 में तो रिप्लेस करिए, तो x y डैश की जगह क्या रखा है -y डैश, तो 1/-y डैश, तो यहाँ माइनस होगा बटे में y डैश और माइनस y। क्लियर। अब यहाँ रखेंगे x प्लस, देखिए माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और हमारा y ऊपर रहेगा और y डैश की जगह नीचे आ जाएगा y डैश। क्लियर। इधर y डैश की जगह रखें -1/y डैश a² - b²। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा तो उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। तो यहाँ से हमारा देखिए y डैश है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, देखिए माइनस दोनों में है तो माइनस पूरा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ प्लस हो जाएगा दोनों अंदर, तो यहाँ बचेगा x प्लस y डैश बटे y डैश। क्लियर। इनटू यहाँ पर देखिए माइनस है तो रहने दीजिए x y डैश माइनस y अपॉन y डैश, इधर माइनस y डैश a² - b²। क्लियर। देखिए y डैश यहाँ भी है, y डैश यहाँ भी, y डैश यहाँ भी। पहले तो यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन है तो दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से एक y डैश से एक y डैश कैंसिल आउट, एक y डैश बचा रह जाएगा। तो यहाँ मिलेगा x प्लस x y डैश और दूसरे ब्रैकेट में x y डैश माइनस y इक्वल टू ये y डैश इधर आ जाएगा, तो लिखेंगे y डैश a² - b²। अब ध्यानपूर्वक देखिए इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन मिला है इसको मान लीजिए 7 और इक्वेशन 6, क्या दोनों सिमिलर हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले पहले लिख लीजिए x y डैश माइनस y, अब इसको बाद में लिखिए तो इसको लिख सकते हैं x y डैश इक्वल टू y डैश a² - b²। यही है इक्वेशन नंबर 7। ठीक। तो इक्वेशन नंबर 7 को देखिए, इक्वेशन नंबर 6 को देखिए, क्या दोनों इक्वल हैं। यहाँ देखिए x y डैश माइनस y, तो यहाँ भी है x y डैश माइनस y। यहाँ देखिए x प्लस y डैश, तो यहाँ है x प्लस y, सॉरी यहाँ y होगा ना, कहीं कुछ गलती हो गई। हाँ देखिए वहाँ यहाँ y है, आप लोग बता नहीं रहे, तो यहाँ y हो जाएगा ना, तो यहाँ y लिखिए y डैश। ठीक, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो y डैश, तो यहाँ भी y डैश इक्वल टू यहाँ y डैश a² - b², a² - b²। तो दोनों सेम है। अगर कभी भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी सॉरी अगर किसी भी गिवन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दोनों सेम हो जाए, तब उसे कहा जाता है कि जो हमारा गिवन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या है, वही है। तब उस केस में कहा जाता है कि जो हमारा गिवन वन पैरामीटर फैमिली है क्या है, सेल्फ ऑर्थोगोनल। क्या है, सेल्फ, खुद ही ऑर्थोगोनल है। तब कहा जाता है कि जो हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगा वो सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगा, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक। आपसे कोई पूछे कि कोई भी वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व कब सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगा, तब आप यही बताइएगा जब उसका डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दोनों सेम हो जाए। तो इस बात को नोट में करके लिख लीजिएगा और यहाँ से लिख लीजिए अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 are same, hence
फर्स्ट इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। गोनल ट्रेजेक्ट्री क्लियर है सबको? क्या होगा वो? सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगा। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि कभी भी आपको दे दिया जाए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फैमिली का, 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक, उसका आपको इक्वेशन दिया गया है केवल, या डिफरेंशियल इक्वेशन आपको खुद दे दिया गया है डायरेक्ट, और कह रहा है कि जो हमारा फैमिली है वो सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, ये दो बातें दी गई। पहला तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहली बात में दिया गया है, और दूसरी बात में ये बता दिया है कि सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तब कह रहा है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कीजिए, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया है ऑप्शन ए में, पहले मान लीजिए कोई एक ऑप्शन दे दिया ए, दूसरा ऑप्शन कोई और डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, और तीसरा ऑप्शन कोई और डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया। तो बताइए आप किसको टिक करेंगे? तो जो हमारा यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो दिया है वो वही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का होगा, यानी कि यही इक्वेशन सेम टू सेम ऑप्शन में होना चाहिए, तभी वो सही होगा। क्लियर? समझ में आई इतनी बातें? चलिए तब आज हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, ठीक। और आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन भी करते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिनको समझ में आ रहा है वो लोग भी कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो आशा कर रहे हैं आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।